हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं कक्षा 8वीं विज्ञान का जो हमारे समक्ष चैप्टर आया है, विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव। यानी देखा जाए तो केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल करेंट काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। आज हम इसके अंतर्गत जो है एमसीक्यू करने जा रहे हैं, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। महत्वपूर्ण ये इसलिए भी रहेगा क्योंकि आपको जो है ये हिंदी इंग्लिश दोनों ही माध्यम में समझाई जाएगी, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। आप कोई भी वीडियो देखिएगा वो हिंदी इंग्लिश दोनों में ही रहेगा, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण आपके लिए बन जाता है। ये एमसीक्यू हर एक बच्चे के लिए महत्वपूर्ण रहेगा, चाहे वो स्कूल में पढ़ते हो चाहे कोई कंपटीशन तैयारी करते हो, हर जगह अपना महत्वता रखेगा। चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या आया है। यहाँ पर जो हम चैप्टर करने जा रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण है, विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव। विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव जो है कक्षा 8वीं विज्ञान का अध्ययन है, जिसमें हम एमसीक्यू के अंतर्गत जो है क्वेश्चन करेंगे और ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा हर एक एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसको आपको समझना है, एनालाइज करना है और एग्ज़ाम में अच्छे अंक प्राप्त करना है। तो चलिए देखते हैं हमारा यहाँ पर क्वेश्चन क्या आया है। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष आ गया है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत का कुल चालक है? विच इज द फॉलोइंग इज द बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? ए अशुद्ध जल, बी सिल्वर नाइट्रेट, सी सल्फ्यूरिक एसिड, डी कॉपर सल्फेट। काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर ऑप्शन है, डिजिटल वाटर और सिल्वर नाइट्रेट, सी सल्फ्यूरिक एसिड, डी कॉपर सल्फेट। और ये क्वेश्चन काफ़ी दिलचस्प भी है। यहाँ पर विद्युत का कुल चालक बोला है जिसमें से विद्युत धारा गुजर नहीं सकती है। क्या ए अशुद्ध धातु में नहीं गुजरेगी, या बी सिल्वर नाइट्रेट में, या सी सल्फ्यूरिक एसिड में, या डी कॉपर सल्फेट में? क्वेश्चन काफ़ी दिलचस्प है और समझने वाली है। जैसे कि मैंने आपको बात बताया था कि डिजिटल वाटर जो होती है काफ़ी महत्वपूर्ण होती है और ये एक तरह का शुद्ध जल होता है और इसमें विद्युत धारा नहीं गुजारा जा सकता है। जो बरसात की पानी होती है, जो धरती से अछूता होता है, जो धरती पर नहीं पड़ती है, वो डिजिटल वाटर ही होती है। ठीक है, आप जो अपने बैटरियों में पानी भरते हो, देखा ही होगा घरों में जिनके पास इन्वर्टर होंगे, वो पानी भरते हैं, वो भी डिजिटल वाटर है। और डिजिटल वाटर का रासायनिक नाम होता है D2O और जो हम पानी पीते हैं वो H2O होता है। तो समझ सकते हो कि यहाँ विद्युत का कुल चालक कौन होगा? अशुद्ध जल यानी डिजिटल वाटर। तो ए ऑप्शन आपका सही है और जिन बच्चों ने ए ऑप्शन सोचा है उन सब का आंसर सही जाएगा। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। आगे जो हमारे समक्ष क्वेश्चन आया है काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत का संचलन नहीं करता है? यानी निम्नलिखित में से कौन से जो है विद्युत का संचलन नहीं करता है, यानी विद्युत चालक नहीं है? ए चीनी का घोल, बी सिरके का घोल, या सी नींबू के रस का घोल, या डी कस्टर्ड सोडा सोल्यूशन। द विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बी कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? क्वेश्चन काफ़ी दिलचस्प है। आखिर कौन जो है विद्युत धारा को नहीं प्रभावित करेगा? देखा जाए तो क्या शुगर सॉल्यूशन, या विनेगर सॉल्यूशन, या सी लेमन जूस सॉल्यूशन, या कस्टर्ड सोडा सॉल्यूशन? देखा जाए दोस्तों तो इस सारे के सारे जो होते हैं ये खट्टे साधन है और इस सब में से जो है विद्युत धारा प्रभावित होना एक आम बात है। लेकिन एक जो थोड़ा डिफरेंट बता रहा है, चीनी का घोल यानी शुगर सॉल्यूशन। शुगर सॉल्यूशन एक ऐसा केमिकल है बनता है जिसमें से जो है विद्युत धारा संचलन नहीं हो पाती है। सिरके का घोल हो, नींबू का रस के घोल हो, या कस्टर्ड सोडा का घोल हो, इस सब में से जो है विद्युत धारा बहुत आसानी से गुजर सकती है। लेकिन चीनी के घोल में विद्युत धारा गुजारना संभव नहीं है। तो इसका मतलब शुगर सॉल्यूशन यानी चीनी का घोल आपका सही है।
आप इस ऑप्शन के साथ जा सकती हो कि चीनी का घोल जो है विद्युत का संचलन नहीं करती है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। आगे जो हमारे समक्ष क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन है विद्युत धारा उत्पन्न हो सकती है, विद्युत धारा कैसे उत्पन्न होगी। क्वेश्चन इज वेरी इंटरेस्टिंग। ऑन इलेक्ट्रिकल करंट कैन बी प्रोड्यूस, ऑन इलेक्ट्रिकल करंट इज प्रोड्यूस। ऑप्शन है ए ताप प्रभाव से, बी रासायनिक प्रभाव से, या सी चुंबकीय प्रभाव से। तो बिजली कैसे बनती है, कभी सोचा है आपने? क्या ताप प्रभाव से बिजली बन सकती है? रासायनिक प्रभाव से क्या विद्युत बनती है, या चुंबकीय प्रभाव से जो है बिजली बनती है? यहाँ ऑप्शन ये बता रहा है कि ए बी सी तीनों से जो है विद्युत धारा उत्पन्न की जा सकती है। आखिर कैसे कैसे इसका डी ऑप्शन हो सकता है? देखिए, ताप प्रभाव, आपने कभी भूतापीय ऊर्जा सुना है? कभी आपने ये तो सुना ही होगा कि कई क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर जो है गर्म सोता का स्रोत है। गर्म सोता का मतलब होता है वहाँ पर पानी जो होता है गर्म होता है। अगर वहाँ पर टरबाइन लगा दे तो वहाँ भाप से जो होगा बिजली बनना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि इसे हम ताप प्रभाव कहेंगे। यानी देखा जाए तो ये ताप प्रभाव से भी विद्युत उत्पादन की जा सकती है। दूसरा है रासायनिक प्रभाव। हाँ, रासायनिक प्रभाव भी आपने देखा होगा, इतने सारे लिथियम आयरन बैटरी होती है, लीड एसिड बैटरी होती है, तो ये सारे के सारे रासायनिक प्रभाव ही होते हैं। तो इसका मतलब रासायनिक प्रभाव से भी बिजली उत्पन्न की जा सकती है। और तीसरा बोलता है चुंबकीय प्रभाव। अब चुंबकीय प्रभाव से कैसे, तो आपको मैं बता दूं, जो भाखड़ा बांध में बहुत बड़ा वहाँ पर टरबाइन लगा हुआ है, तो टरबाइन के जो मेन पार्ट में जो है परमानेंट चुंबक लगाई जाती है और एक टेम्परेरी चुंबक लगाई जाती है। जब टेम्परेरी चुंबक परमानेंट चुंबक को काटता है तब जाके बिजली बनती है। तो इसका मतलब है तीनों माध्यम से जो है बिजली उत्पन्न हो सकती है। तो इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन जो है डी सही है। डी ऑप्शन के साथ आप जा सकते हो, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। आगे जो क्वेश्चन आया हमारे समक्ष, क्वेश्चन है शुद्ध या अशुद्ध जल है। देखिए, शुद्ध या अशुद्ध जल है, क्या है ये? क्या ये खराब कंडक्टर है, या बी अच्छा कंडक्टर है, या सी दोनों है, या इनमें से कोई नहीं है? देखा जाए तो मैंने कई बार आपको बताया है कि प्योर और डिजिटल वाटर इज अ पुअर कंडक्टर। यानी देखा जाए प्योर डिजिटल वाटर जो होता है एक पुअर कंडक्टर होता है, यानी खराब कंडक्टर होता है, क्योंकि ये शुद्ध जल होती है और शुद्ध जल में से जो है विद्युत धारा नहीं गुजारी जा सकती है। मैंने कई बात आपको बताया था। क्वेश्चन बेशकली बदल जाते हैं लेकिन समझ वही रहती है। तभी तो कहते हैं समझदार बनो, ट्रिक का उपयोग ना करो। जहाँ भी ट्रिक की बातें कही जा रही है समझ लो वो आपको सिर्फ अपने जाल में फंसा रही है। यहाँ पर तिरपान स्टडी सेंटर बहुत ही सिंपल और साधारण है। न फालतू की बातें हैं, न फालतू की चीज़ें हैं। जो आपके हित में है वही चीज़ है। बहुत से बच्चे ये कहते हैं कि आपका थंबनेल्स समझ नहीं आती है। अरे भाई, जो चैप्टर आपका है उस चैप्टर के रिगार्डिंग आप वहाँ ऊपर नाम पढ़िए और देखिए। आपको मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ पर चमत्कार होने वाली है, यहाँ पर ट्रिक लगाई जा रही है। आप 100% मार्क्स लेकर चले जाइएगा। 100% मार्क्स तो तब लेके जाइएगा जब अच्छे से अध्ययन कीजिएगा, अच्छे से पढ़िएगा। जितने भी बातें बताई जाती जहाँ जहाँ से आप सुनते हो ना कि ट्रिक इस्तेमाल करो, ये करो, वो करो, सारी की सारी बातें फॉल्स होती है। और ऐसे बातों पर यकीन करना आज के भारतवासियों के लिए बहुत ही आसान हो गया है, क्योंकि आज तो नेता भी झूठे वादे कर कर के आपको फंसा लेते हैं। तो ये लोग क्यों नहीं झूठे वादे करें, झूठे बातें बताएं। और आप लोग झूठ की तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षित होते हो। जहाँ भी झूठ होता है वहीं पे लपक पड़ते हो। और झूठ से मिलता कुछ नहीं है, सिर्फ हाथ खाली के खाली रह जाता है। सच को आज कोई नहीं देखना चाहता है, सच को कोई भी परखना नहीं चाहता है, क्योंकि सच से आपको तकलीफ़ होती है। तभी तो देखिए हमारे देश में जो झूठ बोल रहे होते हैं, जो आपको लालच दे रहे होते हैं, जो बुरे रास्ते को अनुसरण करवा रहे होते हैं, वो सारे आपको बहुत ही पसंद आते हैं।
और उन्हीं को आप चुन के जो है उनको राजगद्दी दे देती हो। तो ये क्या की समझदारी है? इसलिए यहाँ पर तिरपान स्टडी सेंटर जो है कभी गलत बातों का अनुसरण नहीं करता है, सिर्फ आपकी पढ़ाई की बातें करता है। और हमारे थंबनेल्स में भी सारी बातें वही होती है, जो अंदर है वही बाहर है। तो इसमें कोई भी आपके साथ झोल नहीं होती है। हम यहाँ कार्टन थंबनेल लगा के हम आपको बेवकूफ़ नहीं बना सकते, क्योंकि मैं सच्चे राह पे हूँ और सच्चे राह के लिए जो है झूठ का कोई रास्ता नहीं होता है। जो मेहनत करेगा वही आगे बढ़ेगा, 100 में 100 अंक वही लेगा जो मेहनत पे अपना जो है स्तंभ खड़ा करेगा। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर आपका आंसर आपको पता लग गया होगा कि शुद्ध या अशुद्ध जल जो होती है खराब कंडक्टर होता है, यानी जो है पुअर कंडक्टर होता है। तो ए ऑप्शन आपका सही है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। आगे जो हमारे समक्ष क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छा चालक है, यानी निम्नलिखित में से कौन सा एक गुड कंडक्टर है। ए ईंट, बी स्टील, सी प्लास्टिक, डी कपास। तो देखा जाए तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकता है, साधारण है लेकिन महत्वपूर्ण है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड कंडक्टर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड कंडक्टर, ब्रिक, स्टील, प्लास्टिक, कॉटन। दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो 3 ऑप्शन बड़ी ऑड लग रही है, ईंट, कपास, प्लास्टिक। ये तो गुड कंडक्टर हो ही नहीं सकता, ये सारे के सारे नॉन कंडक्टर है। तो इसका मतलब बी ऑप्शन सही है। स्टील में जो है विद्युत धारा बहुत आसानी से प्रभावित हो सकता है, तो बी ऑप्शन के साथ आप जा सकती हो कि बी जो है एक अच्छा चालक है, यानी बी में से जो है विद्युत धारा गुजार सकती हो, स्टील में से जो है विद्युत धारा गुजार सकती हो। तो स्टील जो है काफ़ी महत्वपूर्ण आंसर है, तो जो है बी ऑप्शन के साथ जा सकते हो। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन जो हमारे समक्ष आया है, क्वेश्चन है पॉलीथीन है, यानी पॉलीथीन इज अ कंडक्टर, बी ऑन इंसुलेटर, सी बोथ ए एंड बी एंड नॉन ऑफ दिस। यानी देखा जाए तो पॉलीथीन है एक कंडक्टर हो सकता है, एक इंसुलेटर है, या दोनों ए और बी हो सकते हैं, या इसमें से कोई नहीं। अगर मैं आपको जनरल बात यहाँ पर बताना चाहूँ तो एक बात का आपको आभास होगा कि जब भी हमारे घरों में बिजली अगर खुली हुई होती है और हमारे पास टेप नहीं होता है तो हम फिर क्या करते हैं, हम क्या उसको रस्सी से बांध देते हैं या कपड़े से बांधते हैं। उस समय हमें सिर्फ पॉलीथीन का ही याद आता है कि घरों में कोई पॉलीथीन होता है तो उसको फाड़ के हम उसमें लपेट देते हैं। आखिर ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि पॉलीथीन जो है एक इंसुलेटर है, यानी एक नॉन कंडक्टर है, इसमें से विद्युत धारा प्रभावित नहीं होगी। अगर आप वहाँ पर लिफाफा भी बांध देते हो तो करंट से आप बच जा सकते हो। तो देखा जाए यहाँ पॉलीथीन जो है एक तरह का इंसुलेटर है, यानी यहाँ पर ऑप्शन आपका बी सही है। और बी ऑप्शन के साथ जा सकती हो कि पॉलीथीन जो है एक इंसुलेटर है और हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन जो हमारे समक्ष आया है, क्वेश्चन पूछा है कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग किस पर आधारित होती है। अब देखिए हमसे ये पूछ लिया है कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग की किस प्रिंसिपल पर वर्क फंक्शन करता है, यानी इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज बेस्ड ऑन ए बिजली का ताप प्रभाव पे कार्य करता है, बी बिजली का रासायनिक प्रभाव पे कार्य करता है, या सी बिजली के भौतिक प्रभाव पर, या डी बिजली का चुंबकीय प्रभाव पे। क्वेश्चन काफ़ी दिलचस्प है और काफ़ी महत्वपूर्ण है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग का तो मतलब जानते ही होंगे कि कोई चीज़ को जो है बचाने के लिए, उस पर जो है जंग लगने से बचाने के लिए या उसको मजबूती देने के लिए हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं। और इलेक्ट्रोप्लेटिंग में जो होता है एक धातु दूसरे धातु पर चढ़ाई जाती है, और जब चढ़ाने की प्रक्रिया हो तो इसको हम विद्युत ताप प्रभाव नहीं कह सकते हैं, और ना ही जो है बिजली का चुंबकीय प्रभाव कह सकते हैं, और ना ही हम बिजली की भौतिक प्रभाव कह सकते हैं। हम इसको सिर्फ एक ही कह सकते हैं, एक केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी बी ऑप्शन आपका सही है, बिजली का रासायनिक प्रभाव। हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो होती है बिजली के रासायनिक प्रभाव के अंतर्गत कार्य करती है, यानी इसका बी ऑप्शन सही है। और जिन बच्चों ने बी ऑप्शन सोचा उन सब का आंसर सही है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। आगे जो हमारे समक्ष क्वेश्चन आया है काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए क्वेश्चन है
कि एक विद्युत लैंप किसके कारण चमकता है। आपने विद्युत लैंप देखा होगा, तो विद्युत लैंप आखिर क्यों चमकता है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। ऑन इलेक्ट्रिकल लैंप ग्लो ड्यू टू, क्यों ग्लो करता है, ए ताप प्रभाव से, बी चुंबकीय प्रभाव से, या सी रासायनिक प्रभाव से, या डी भौतिक प्रभाव से। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। मैं आपको बता दूं कि विद्युत लैंप किस कारण चमकता है। आपने देखा होगा बल्ब होता है, बल्ब में जो है हम टंगस्टन वायर का इस्तेमाल करते हैं, और टंगस्टन वायर में हम विद्युत धारा प्रभावित करते हैं, तो वो क्या होता है, वो हीट होती है, गर्म होती है, और गर्म होकर चमकने लगती है, और हमें जो है काफ़ी रोशनी नज़र आती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऑन इलेक्ट्रो लैंप्स ग्लो ड्यू टू द फिजिकल इफेक्ट, केमिकल इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट, या हीटिंग इफेक्ट। तो इसका मतलब देखा जाए तो इसका आंसर जो होगा हीटिंग इफेक्ट, यानी ताप प्रभाव, क्योंकि उस टंगस्टन वायर में से बिजली गुजरेगी तो वो गर्म होगी, और गर्म होगी तो चमकेगी। तो इसका मतलब इसका ऑप्शन ए है, ताप प्रभाव, यानी एक विद्युत लैंप जो है ताप प्रभाव के कारण चमकती है। तो ए ऑप्शन आपका सही है, ए ऑप्शन के साथ आप जा सकते हो। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। आगे जो हमारे समक्ष क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन है नल का पानी बिजली का अच्छा संवाहक है जबकि अशुद्ध जल ऐसा नहीं है, क्या कारण हो सकता है। टैप वाटर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी व्हिल द डिजिटल वाटर इज नॉट बिकॉज। क्या नल के पानी में लवण होते हैं, या बी अशुद्ध जल में नमक नहीं होता है, या सी केवल ए सही है, या डी ए और बी दोनों ही बात सही है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैसे मैंने आपको बताया था, देखिए नल की पानी जो होती है धरती अंडरग्राउंड वाटर से आती है, और अंडरग्राउंड वाटर से देखिए पानी जो होती है डिजिटल वाटर ही होती है, जो हमें बरसात से हमें प्राप्त होती है, लेकिन धीरे धीरे धरती अब्जॉर्ब करती है, तो वो जो है अंडरग्राउंड वाटर बन जाती है, और अंडरग्राउंड वाटर को जो है हम नल के रूप में नल को उपयोग करके ऊपर ले आते हैं, तो उससे जब जो है विद्युत धारा प्रभावित हो जाती है। लेकिन जो बरसात होती है उस पानी में नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, डिजिटल वाटर में क्यों नहीं होता है, तो ये बहुत बड़ी बात है। मैंने आपको बताया था कि जो आसमान से पानी आ रहा होता है, यानी बरसात होती है, अगर वो धरती को टच ना करे, ऊपर ही पानी को अगर आप रोक लो किसी से माध्यम से उसको इकट्ठा कर लो, तो उसमें जो होगा नमक नहीं होगा, और नमक न होने के कारण वो विद्युत का चालन नहीं करेगा। लेकिन जो जल आप नल से पानी भर के यूज़ करते हो उसमें नमक होती है, क्योंकि धरती से गुजर जाने के बाद उसमें जो है नमक की मात्रा मिल जाती है, जिसके कारण वो पानी का जो है बिजली बहुत ही आसानी से प्रभावित हो सकता है। तो जब लेकिन ये जो होता है शुद्ध जल जो होती है उसमें से नहीं होता है, तो इसका मतलब ऑप्शन बी सही जाएगा आपका। ऑप्शन बी डिजिटल वाटर डू नॉट बी कंटेंट ऑफ सॉल्ट, यानी अशुद्ध जल में जो है नमक नहीं होती है, इसी कारण ऐसा होता है। तो आप बी ऑप्शन के साथ जा सकते हो, बी ऑप्शन आपका सही है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष आ गया है। क्वेश्चन है इलेक्ट्रोप्लेटिंग के दौरान हम कॉपर सल्फेट घोल में थोड़ा पतला सल्फ्यूरिक एसिड क्यों मिलाते हैं। काफ़ी दिलचस्प क्वेश्चन है। वाई डू वी एड अ लिटिल ड्यूल्ड सल्फ्यूरिक एसिड टू कॉपर सल्फेट सोल्यूशन ड्यूरिंग टू द इलेक्ट्रोप्लेटिंग सीयर। क्या ए अम्लता को बढ़ाने के लिए, बी चलकता बढ़ाने के लिए, या सी ताकि रंग अधिक प्रमुख हो जाए, या डी कॉपर सल्फेट को जलाने के लिए। क्वेश्चन काफ़ी दिलचस्प है और काफ़ी महत्वपूर्ण है कि हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग के दौरान जब हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं तो हम उसमें कॉपर सल्फेट के घोल में थोड़ा पतला सल्फ्यूरिक एसिड क्यों डाल देते हैं। तो देखा जाए दोस्तों, हम सल्फ्यूरिक एसिड इसलिए डालते हैं क्योंकि इससे क्या होता है, टू बी इंक्रीजिंग और कंडक्टिविटी यानी चलकता बढ़ाने के लिए कि ये विद्युत का चालक अधिक से अधिक करे, इसलिए है जो है हम सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं जब हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं। यानी इसका देखा जाए तो बी ऑप्शन सही है। बी ऑप्शन चलकता बढ़ाने के लिए हम ऐसा करते हैं, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है।
तो इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन जो है ख़त्म हो जाता है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर था, विद्युत प्रभाव। तो आप बने रहे तिरपान स्टडी सेंटर के साथ, और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि शेयर ही दूसरे बच्चों का केयर है। ना इसमें कोई फॉल्स है, ना कोई इसमें लालच है। दूसरे बच्चों का मदद करना आपका फ़र्ज़ है। तो इस बात को ना भूलिए, जितना हो सके शेयर कीजिए, जितना हो सके इसको जो अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए, जिससे दूसरे बच्चे भी देख सके, दूसरे बच्चे भी ज्ञान की प्राप्ति कर सके। इसे सोचना नहीं है दोस्तों, यूट्यूब से लिंक को कॉपी करके व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाना है। पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है और चाहते हो कि और भी वीडियो आपको इसी प्रकार प्राप्त होता रहे, और प्राप्त होगा भी, क्यों नहीं, क्योंकि तिरपान स्टडी सेंटर 8th क्लास से लेकर MA तक के बच्चों के लिए एक महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म तैयार किया हुआ है। यहाँ पर सारी वीडियो समझ में आएगी, अच्छा लगेगा, और आपको मुझे विश्वास है कि एग्ज़ाम में कभी भी आपके साथ कुछ बुरा नहीं होगा। जो तिरपान स्टडी सेंटर का जुड़ता है उसको कभी बुरा नहीं होता है, और इसी उद्देश्य से तिरपान स्टडी सेंटर हर समय आपके लिए कुछ न कुछ करता ही रहता है। इसे सोचिए नहीं, विचार न कीजिए, अभी तिरपान स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब करके मोबाइल में सेव कीजिए।